गुड आफ्टरनून ईशान। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर क्या कर रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं। स्कूल में क्या करवा रहे हैं अभी मैथ्स में सर या मैम? सर मैथ्स में तो लीनियर इक्वेशन करवा रहे हैं। अच्छा, वो आ रहा है समझ में, यार दिक्कत आ रही है इसमें? यस सर, सारा आ गया। अच्छा, अब तो ये देखो तुम्हारे ना ट्राइंगल तक या लाइन से एंगल तक सभी चैप्टर इजी है। उसके बाद 4 यस चैप्टर सर। आएंगे 7 से लेकर 10 तक। वो थोड़े बड़े मुश्किल से चैप्टर होंगे, मतलब थ्योरम्स आती है, मुश्किल तो नहीं है, थ्योरम्स आएंगे। ओके सर। फिर उसके बाद फिर तो इजी हो 7 से जाएंगे। लेकर 10 तक। हाँ, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम वाला चैप्टर हो गया, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, सर्कल हो गया। ये 3 चैप्टर तो है ही सही थोड़े से। सर पहले सारी चीजें एक ही चैप्टर में होती थी, अब अलग अलग होने लगी। हाँ, फिर और अभी धीरे धीरे और अलग अलग टॉपिक्स बना देंगे। ओके सर। फिर डिटेल्स में बात करते हुए जाते हैं ना, धीरे 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 करके। यस सर। सर वरना अब तक तो सारे छोटे छोटे से ही आ रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला आता था, बस एरिया निकालने का काम हो जाता था। अब एरिया के वो नहीं आएंगे, उसके अलावा कुछ दूसरी चीजें आएंगी। बस 9th क्लास थोड़ी सी 2-3 चैप्टर की जैसे मुश्किल लगती है मैथ्स। अदरवाइज 10th क्लास तो फिर बहुत आसान है। गरिमन, ओ गरिमन बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर होमवर्क वगैरह कर ही दिया था तुमने ना? सबमिट करवाया था ना होमवर्क? होमवर्क वगैरह सबमिट करा था तुमने? कराई थी। करवाई थी ना? तो उसमें कोई दिक्कत आई तुम्हें, होमवर्क नहीं हो रहा हो तुमसे? थोड़ी बहुत तो आ जाती है, फिर रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। अच्छा, तो अब तुम्हारे क्या होगा, संडे के दिन मैथ्स का टेस्ट है तुम्हारे। ठीक है गरिमन? मतलब सभी बच्चों का संडे के दिन मैथ्स का टेस्ट है 11 से 12 बजे तक। और उसमें सर सिलेबस क्या रहेगा? पोलिनोमियल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 चैप्टर आएंगे। ओके सर। ठीक है नकुल, गरिमन, दो मैं सिलेबस भी डाल दूंगा, मतलब मैसेज भी डाल दूंगा। लेकिन तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। अच्छे से तैयारी करनी है, चीटिंग वीटिंग नहीं करनी, पूरी प्रॉपर तैयारी करनी है। पहले सबसे पहले एनसीईआरटी सोल्व करनी है, फिर उसके बाद मॉड्यूल भी सोल्व करना है। अब करते हैं स्टार्ट, थोड़ी देर में आने दो। बच्चे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, 9th क्लास को इतना लगता है ना कि बस वेट ही करते रह जाते हैं। हाँ नकुल, बच्चे किधर चले जाते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। ईशान, तुम्हारा तो हो ही गया था है ना, सेकंड वाली एक्सरसाइज हो गई थी ना आई थिंक? सर तीसरी भी होगी। थर्ड भी हो गई थी कंप्लीट? यस सर। फिर क्या करोगे तुम आज? फोर्थ वाली करो फिर तो। पहले एग्जाम्पल करो, फिर आगे बढ़ो। सर उसमें जो फोर्थ वाली क्या? फोर्थ वाली एक्सरसाइज 6.4। 6.4 तो सर है ही नहीं। ये नहीं, बस 3 तक ही है। यस सर। ओके, फिर तुम मॉड्यूल निकाल के मॉड्यूल करना शुरू करो, उसमें से करो क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है ना, साथ साथ हो भी जाएंगे, नहीं तो अलग से बैठ के नहीं होते करते। तो हम स्टार्ट करते हैं गरिमन, 6.2 वाली एक्सरसाइज है ना। उसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सारे एंगल्स वगैरह पता ही है तुम लोगों को, है ना? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 6.2 का। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 50 डिग्री है, ये एक्स, ये वाई, और ये 130 डिग्री।
ठीक है, और ये दो आपस में पैरेलल लाइनें हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल सी डी लाइन। ठीक है बच्चों, तो इसमें ना एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जवाब देते रहना। गरिमन अपना वीडियो वीडियो ऑन कर लो अगर नेट ठीक चल रहा है तो, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि तुम पढ़ाई तो कर रहे हो। हाँ, घूम के कर रहे थे ना इधर से उधर, देखो ऐसे कहाँ समझ में आने वाली चीज। सर मॉड्यूल वाले फेयर नोटबुक में करने हैं। कहीं भी कर लो बेटा मॉड्यूल वाले तो। ओके सर। नकुल तुम भी अपना वीडियो ऑन करो। हाँ, चलो, अगर दिक्कत है ना, सुनने में दिक्कत आए तब तो फिर बंद कर देना, और सब ठीक चलता रहे तो फिर सबसे बेस्ट है। गरिमन रजिस्टर लिख लिया, ले लिया हाथ में? अब देखो, ये y और 130 डिग्री एंगल, कौन से एंगल होंगे ये आपस में? एंगल y एंड एंगल 130 डिग्री, ये कौन से एंगल होंगे ये पता करो। कनिष्का जी कौन से एंगल है दोनों? हमारे पास चार तरीके के एंगल थे। एक तो क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल था, ठीक है, एक अल्टरनेटिव एंगल था, ठीक है, एक करोस्पोंडिंग एंगल था। ये तीन एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कब कब होता है? एक तो लीनियर पेयर पे होता है, और दूसरा a प्लस बी का सम 180 डिग्री कब होता है? जब वो को इंटीरियर एंगल हो। बस इसके अलावा, इन पांचों बातों के अलावा और कोई तीसरी चौथी मतलब नेक्स्ट 6 बात नहीं आई, यही चीजें चलती रही। तो कनिष्का जी बताओ कि y और 130 डिग्री क्या आपस में इक्वल होंगे? और होंगे तो कौन सा रूल लग रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट वाला, अल्टरनेटिव वाला, या क्रॉसपोंडिंग वाला? नकुल, कनिष्का और गरिमन, तीनों में से कोई एक जवाब दे। सर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव नहीं लग रहा है। अल्टरनेटिव में तो क्या बनता है, जेड बनता है, या तो ऐसे वाला जेड बनता है या फिर ऐसे वाला जेड बनता है। यहाँ जेड का मतलब है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहाँ जेड कहाँ बन रहा? सब वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है कि दो लाइनें अगर आपस में कट कर रही हो तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। चुंबन कौन है, आपस में किस करते हुए कौन है, ठीक है ना, एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर से लगा हुआ है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 130 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नकुल समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला? यस सर। अब ये देखो 550 डिग्री और x, ये कौन से एंगल होंगे? क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये? गरिमन तुम बताओ, क्या 50 और x वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है? सर नो। नहीं है। वर्टिकली अपोजिट 50 का तो कौन होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये होता है वर्टिकली अपोजिट। तो फिर ये दोनों एंगल क्या होंगे, इन दोनों में क्या रिश्ता है आपस में? पेयर। क्या कह रहे हो भाई? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो लीनियर पेयर एंगल होंगे। बहुत बढ़िया भाई, सुन के खुश हुआ। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना। तो यहाँ जेड बन रहा, और कोरोस्पोंडिंग में क्या होता है कि दो लाइनें हैं, एक कट करके तीसरी लाइन बनाए तो लाइन के ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री आ जाएगा। तो पहले का ये सॉल्यूशन हुआ x 130 डिग्री, y भी 130 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं ना, लिख लो पहला सी डी पैरेलल ई एफ एंड बाई जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। ए बी सी डी ई एफ, ये जी लग जाएगा यहाँ पे ना, सॉरी जी एफ एक लाइन है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो अपने को तो एक्स से मतलब, ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पर है जेड। ये बातें सोचनी है। और वाई जेड है हमारे पास 3:7, तो वाई जेड 3:7 है, तो वाई इज इक्वल टू हम 3a लिख लेते हैं, और जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 7a। वैसे तो 3x और 7x लिखते थे, लेकिन x तो ऑलरेडी आ रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर x नहीं लेट करेंगे, कोई तीसरा वेरिएबल लेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो कि x और y कौन से एंगल होंगे। ये क्या अल्टरनेटिव एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, कोरोस्पोंडिंग है, लीनियर पेयर है, या को इंटीरियर एंगल है। जो मैंने तुमसे 5 बातें लिखवाई थी ना, बस इनमें से कोई ना कोई एक चीज होती है। या तो ये पांचों होगी, या फिर पांचों में से कोई सी भी नहीं होगी। तो इसके बारे में क्या कहा जाए, तो ये बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या ये दोनों? नहीं, नो वर्टिकली सर, अपोजिट तो नहीं है। कोरोस्पोंडिंग, नो सर, कोरोस्पोंडिंग भी नहीं है गरीबन, क्योंकि अगर ये वाई लाइन के ऊपर आ रहा है ना, तो एक्स भी ऊपर आना चाहिए था, या फिर एक्स नीचे आ रहा है तो वाई भी नीचे आना चाहिए था। कोरोस्पोंडिंग भी नहीं है। लीनियर पेयर, सर नो, लीनियर पेयर भी नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। को इंटीरियर एंगल, यस, को इंटीरियर एंगल होते हैं कि अगर दो लाइनों के बीच में थर्ड लाइन कट कर दी जाए, तो इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल आ रहे हैं ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, लेकिन हमें y और z में इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये y है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला गरीमन, ये वाला क्या होगा ब्लू कलर का, ये भी y हो जाएगा। क्यों y हो गया? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल है ये? तो इसमें जेड बन रहे हैं। नहीं, ये दोनों आपस में कौन से एंगल है? जेड कौन सा बन रहा है तेरा? ये वाला कौन सा, कहाँ गया ये वाला? ये वाला जेड, ए से एफ, क्या कह रहे हो? ए ये वाला जेड बनेगा, तो जेड में तो ये वाला और ये वाला इक्वल इक्वल आना चाहिए था ना फिर। और जेड ऐसे फैला फैला नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे गया, फिर ये लाइन गई, फिर ये लाइन आई, ये हुआ जेड। ऐसा जेड कहाँ बनता? ये जेड कहाँ होता? तो ये वाई है, तो ये ब्लू कलर का भी वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है। अगर ये वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा। क्यों? वर्टिकली वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो ये वाई हो गया।
अब ये y और z दो लाइनों के बीच में एंगल आ रहे हैं। किस किस के बीच में आ रहे हैं? दो लाइनों के बीच में आ रहे हैं। तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि को इंटीरियर है। को इंटीरियर कौन से एंगल होते हैं? जो दो लाइनों के बीच में एंगल आते हैं उनको को इंटीरियर बोलते हैं। तो ये y के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और y प्लस जेड का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो गया 180 डिग्री? को इंटीरियर एंगल है। गरिमन लिख रहे हो ना? अब y की वैल्यू क्या आप पुट करें भाई? y इज इक्वल टू 3a पुट कर दो, z इज इक्वल टू 7a पुट कर दो। तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है ना? a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 18 आ जाएगा। अब a 18 आने से क्या फायदा हुआ? हमारे पास किस किस की वैल्यू आ जाएगी? अब y और z की वैल्यू आ जाएगी। y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू पता करते हैं। 3 इंटू ए की जगह 18 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 54 डिग्री। y 54 हो गया। और अगर मैं 18 के बारे में बात करूं तो 126 डिग्री z हो जाएगा। अब x प्लस y की जगह पुट कर दो 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 54। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 126 डिग्री। ठीक है बच्चों, कनिष्का कोई डाउट है? पूछ लो। नो सर। सर ये वाला फिर से समझा दो। कहाँ कहाँ से समझ में नहीं आया तेरे को? ये बताओ। देखो समझ भी नहीं आया वाला। अच्छा, ये एक्स और वाई कौन से एंगल बनेंगे दोनों मिलाकर? अनम्यूट होके बोलो। सर को इंटीरियर। तो को इंटीरियर एंगल लिख ले अपन। इन दोनों का सम कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताओ कि जेड और वाई के साथ तो कोई सीधा सीधा रिलेशन बन नहीं रहा, तो फिर कैसे रिलेशन बनाए? तो इस तो वाई को यहाँ ला देते हैं अपन नीचे, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब वाई यहाँ आ जाएगा तब फिर क्या करेंगे हम लोग कि दोनों आपस में सम कितने डिग्री हो जाएंगे? इन दोनों का भी 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो गया क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर y और z का रेशो गिवन है कि 3:7 गिवन है। तो y की जगह क्या लिख लेते हैं अपन? 3a लिख लेते हैं। और z की जगह क्या लिख लेते हैं? 7a लिख लेते हैं। तो y की जगह 3a पुट कर दिया, z की जगह 7a पुट कर दिया, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर दो तो है ना, a y इज इक्वल टू आ जाएगा 54 डिग्री। और a इज इक्वल टू 18 यहाँ पुट कर दो तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 126 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो हमारे पास शुरू में एक इक्वेशन आ गई थी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री था। तो यहां से मैंने y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी y की जगह पर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 126 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो थर्ड वाला करते हैं।
अब इन्होंने बोला है कि GED वाला एंगल GED हमारे पास है 126 डिग्री। बस एक एंगल गिवन है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि AGE पता करो, GEF पता करो और FGE पता करो। ये 3 एंगल पता करने हैं। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला बताओ सबसे पहले। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये है 90 डिग्री का, है ना। 90 डिग्री बोल रखा था उन्होंने कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का, मतलब FE परपेंडिकुलर है CD पर। और ये वाला जो एंगल है GED, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है अपने पास? ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है गरिमन? 126 डिग्री का। गरिमन कितने डिग्री का है पूरा एंगल? 126 डिग्री का। तो ये कितना बचा? ये वाला रेड कलर वाला कितना बचा? ये वाला कितना बचा बता सकते हो? सर 120 का हाफ। 120 का हाफ थोड़ी करेंगे। ये यहां से यहां तक कितना है देखो, इस लाइन से इधर इधर का कितने डिग्री का बन रहा है? ये वाला तो 90 डिग्री बन रहा है ना, इधर वाला तो ये पूरा मिलाकर कितना है? 126। उसमें से 90 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? ये वाला 36 डिग्री। ये समझ में आई बात? यस सर। जैसे हमारे पास क्या था कि ऐसे ऐसे एक लाइन बनाकर ऐसे बना हुआ था। अभी यहां से यहां तक 126 डिग्री का एंगल था और यहां से यहां तक हमारे पास 90 डिग्री का था। तो टोटल 126 में से अगर 90 हटा देंगे तो 36 डिग्री का एंगल बचेगा, ठीक है। तो 36 का हो गया। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है AGE। यहाँ पर है AGE, ये वाला एंगल पता कर। ये वाला एंगल कैसे पता करें अब? तो यहां से ध्यान से देखो, इसके बाद अपने पास G वाली लाइन नीचे जा रही है, फिर CD बन रहा है ना। अब मेरे को ये वाला एंगल पता करना है और GED वाला एंगल हमें कितना गिवन है? 126 डिग्री। तो थोड़ा थोड़ा जेड के जैसा बन रहा है ये वाला पार्ट क्या बन रहा है? जेड के जैसा बन रहा है। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले मना करा था कि ये जेड नहीं है, लेकिन इसको तुम जेड मान के कर सकते हो। लेकिन जेड में ये होना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 120 डिग्री का है और ये भी कितना? 126 डिग्री का हो जाएगा। नकुल, ये वाली बात समझ में आई? यस यस सर। तो ये AGE कितने डिग्री का होगा? AGE 126 डिग्री का। गरिमन, ये वाली बात समझ में आई? 126। यस सर। यहाँ पर AGE लिख दो 126 डिग्री। अब दूसरा निकालना है GEF। GEF ढूंढो। GEF कितना आ रहा है? देखो डायग्राम देख के बताओ, GEF कितना आ रहा है गरिमन? डायग्राम में सर देखो 36 डिग्री। 36 डिग्री। GEF 36 कितना आएगा? 36 डिग्री। FGE कितना आ रहा है? ये वाला। तो ये देखो, ये पूरा कौन सी लाइन बन रही है? ये वाली लाइन लीनियर पेयर बन जाएगा ये तो। सर 180 डिग्री। 180 डिग्री बन जाएगा दोनों का सम मिलाकर। कौन कौन सा? 126 डिग्री प्लस कौन सा? FGE। ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो FGE कितना हो जाएगा हमारे पास?
54 डिग्री। सर आया? बीच में वो नहीं लिखी 126 डिग्री प्लस 30 डिग्री। प्लस थोड़ी करा अपन ने, तो ये 36 डिग्री तो ये नीचे वाला है, ये वाला है 36 डिग्री, यस सर। ये वाला है। हमने तो बस ये वाला लिखना है, ये वाला ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये ब्लू वाला आ रहा है, एक एक ग्रीन वाला आ रहा है। ठीक है, दो एंगल आ रहे हैं। तो ये बस 3 हो गए। अब तुम्हें कैसे कैसे लिखना है कि यहाँ तो लिखना है कि 126 डिग्री क्यों हुआ। तो 126 डिग्री में क्या लिखना है तुम्हें कि एंगल AGE एंड कौन सा GED, क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव एंगल। रीजन लिखने पड़ेंगे क्यों है ये अल्टरनेटिव एंगल, जेड बन रहा था। और 36 डिग्री कैसे आया था, जो GED वाला एंगल है, ये यहां से यहां तक का, ये था GED, ये कितना था टोटल 126 डिग्री। अब उसमें से अगर ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो 126 में से 90 हटा देंगे तो 36 बचेगा यार। चलो नेक्स्ट करोगे ना, कनिष्का समझ में आ रहा है? सर Yes, थोड़ा sir. नीचे करना। बोलो भाई कनिष्का जी। सर आ रहा है समझ। ठीक है, फिर दूसरा अब तुम्हें करना है PQ पैरेलल ST, और टेस्ट भी है संडे को कनिष्का जी, है ना, पॉलिनोमियल का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बट सर जो बायोलॉजी वाले सर हैं वो तो कह रहे थे कि बायो का है। कब हुई थी बात? तो बायो तो शायद सैटरडे को हुई थी। मैं पूछ लूंगा फिर भी एक बार, है ना। अब ग्रुप में अगर ओके मैसेज फिर मैथ्स का आता है तो फिर मैथ्स का ही होगा, है ना, डिस्कस करके फिर डाल देंगे। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। सर आपने 4th 5th चैप्टर तो नहीं कराया ना? फर्स्ट 4th 5th। फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ का मतलब, अच्छा फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट तो करवाया था ना मैंने चैप्टर। क्या सर? फर्स्ट वाला चैप्टर तो करवाया ना मैंने। नहीं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। नहीं वो नहीं करवाया, वो तो एक ही दिन में हो जाएंगे। सर मेरे पेपर है अगले महीने, इस वाले तो कैंसिल हो गए। इस बार वाले तो कैंसिल हो गए जो इस महीने में होने थे, डेट शीट भेजी थी आपको। हाँ, वो कब है अगले महीने वाले? पता नहीं सर, अभी तो छुट्टियां कर रखी स्कूल वालों ने, क्लास नहीं तो लगती। कोई नहीं, मेरे को बता देना तू। अभी तो अपन इस वाली क्लास में भी यही पढ़ेंगे, और इसके बाद वाली जो क्लास आएगी उसमें भी यही पढ़ेंगे। लेकिन अगर तेरे पेपर पहले आ जाते तो मैं तेरे को पहले पढ़ा दूंगा, और अगले वीक जो क्लास आएगी उसमें तेरे 3 और 4 दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ओके सर। फाइंड QRS, QRS पता करना है। कहाँ पे QRS, ये पता करना है मेरे भाई, बीच वाला एंगल। और PQR हमारे पास 110 डिग्री है और RST 130 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा बहुत याद रखना है कि इस लाइन को आगे थोड़ा पैरेलली बढ़ा देना है।
ठीक है, ये तो ट्रायंगल नहीं बन गया। हाँ ट्राइंगल ही बनाना है हमें। तो ये एस वाला 130 डिग्री का है, तो देखो दोनों लाइनें मिलाकर ये कितने डिग्री का हो जाएगा अंदर वाला? क्या एक कौन सा एंगल बनेगा अंदर वाला? अगर मैं इसको एम नाम दूं यहाँ पर, तो अंदर वाला, ये तो एस हो गया, ये एम हो गया, तो एम वाला कौन से दोनों एंगल मिलाकर कौन से एंगल बने? ये वर्टिकल वाला बना, क्रॉसपोंडिंग बना, अल्टरनेटिव बना, को इंटीरियर बना, लीनियर पेयर बना। आराम आराम से बताओ। कंस्ट्रक्शन कर दो, इसको लंबा कर दो। तो ये 130 डिग्री का है एस वाला, ये नीचे वाला कितने डिग्री का होगा? नहीं पहचान पाए? अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था हमने तुम्हें कि दो लाइनें अगर ऐसे जा रही हो और इसके बीच में से कोई तीसरी लाइन कट कर रही हो, तो ये दोनों एंगल आपस में कौन वर्टिकल से एंगल होते हैं? नहीं, ये दोनों ये तो एंगल तो को कोऑर्डिनेट इंटीरियर होंगे। कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर होंगे। कोऑर्डिनेट दो लाइनों के बीच वाले एंगल कौन से होते हैं? को इंटीरियर। वर्टिकली तो क्या होता है, दो लाइनें आपस में कट कर रही हो, यहाँ तो तीन लाइनें आ रही है, दो लाइन आपस में कट कर रही हो, उनको आपस के एंगल को वर्टिकली अपोजिट करो। तो तुम खुद दिमाग लगा के बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल अगर मैं इसको एक्स लिख दूं यहाँ पर, तो एक्स कितने डिग्री का होगा? गरिमन बताओ, एक्स और 130 डिग्री दोनों मिलाकर कितने डिग्री के बनने वाले हैं? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल है। एक्स प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे सर पास, बोलो, सर सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना? 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 वाला। ओके सर। तो ये आ गया हमारे पास, एक्स कितने डिग्री आ गया? 50 डिग्री। अब ये एक्स, ये वाला कितने डिग्री का होगा? ये वाला अंदर वाला, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा? अगर मैं इसको वाई लेट करूं, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? कनिष्का तुम बताओ। गरिमन तुम बताओ। आवाज नहीं आई तुम्हारी। फिर से बोलना। ये एक्स और वाई में आपस में कौन से एंगल होंगे? सर वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। तो एक्स कितने डिग्री का निकाला हम लोगों ने? सर 50 डिग्री, तो तो यहाँ वाई भी 50 तो डिग्री। बिना कुछ लिखे, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई 50 डिग्री। ओ भाई पता नहीं क्या हो गया। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? ये 50 डिग्री का हो जाएगा, यस सर। है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, या इसको y लिख लो। तो x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, या y इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब चलो ये वाला बताओ, ये वाला एंगल और 110 डिग्री एंगल, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा आपस में? अगर मैं इसको z लिख लूं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? वर्टिकली होंगे, लीनियर पेयर होंगे, को इंटीरियर होंगे, अल्टरनेटिव होंगे, क्या होंगे? क्रॉसपोंडिंग होंगे। कौन कौन से? 110 डिग्री और जेड वाला। नहीं पकड़ पाए? सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो ये वाले एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, वर्टिकली भी नहीं होंगे, क्रॉसपोंडिंग भी नहीं है, अल्टरनेटिव भी नहीं है, तो लीनियर पेयर होंगे। मतलब 110 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? 70 डिग्री। ये आंसर है। अब हमें तो क्या निकालना था? हमें निकालना था क्यू आर एस।
मतलब आर वाला एंगल निकालना था, इसको आर लिखते थे। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तुम्हें पता चल रहा है क्यू आर एम, है ना, यहाँ एम है, क्यू आर एम एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो क्या करें हम लोग, जेड प्लस वाई प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जेड हमारे पास 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस आर निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 डिग्री। वन एट्टी माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब तुम खुद से दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्या गिवन था हमें कि दो लाइनें पैरेलल थी, पी क्यू पैरेलल एस टी। अब हमें पी क्यू आर निकालना था। पी क्यू आर गिवन है हमारे पास 110 डिग्री और आर एस टी हमारे पास 130 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या करते जाओ कि मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करा, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन कर दो, मतलब इस लाइन को आगे बढ़ा दो। ये याद करना पड़ेगा अपने को। ये लाइन आगे बढ़ाई तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को कुछ ना कुछ लेट कर लो। तो ये वाले एंगल कौन से होगा? एक्स वाला 180 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर से, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो 50 डिग्री। अब एक्स और वाई, इसको अंदर वाले को वाई लेट कर लो। तो एक्स और वाई आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जो एक्स होगा वही वाई होगा। तो वाई कितना हो जाएगा अपने पास? 50 डिग्री। अब जेड और 110 डिग्री क्या है? को लीनियर एंगल है, तो जेड 70 डिग्री हो जाएगा और जेड वाई आर का सम कितना हो जाएगा अपने पास? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल है। फिर वहां से आगे सोल्व कर दो। ठीक है, लिख लो आराम से, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। और थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करके जाना। तो तेरे पेपर में सेकंड वाला चैप्टर नहीं आ रहा क्या गरिमन? आ रहे सर। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तेरे? मेरे चैप्टर पहले फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक। अच्छा, चैप्टर 1 से चैप्टर 5। कोई नहीं, हो जाएंगे बेटा ये तो सेकंड चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर, पहला चैप्टर भी अच्छे से कर। अभी तुम्हें सेकंड और थर्ड चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर ले, इसका पेपर ले रहे ना अपन। या फिर हो सकता है नहीं भी हो तो भी यस सर। रिवाइज करता रहे, अच्छे नंबर आने चाहिए, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए इस बार घर से। सर चैप्टर 1 में आखिरी की दो एक्सरसाइज में नहीं दिक्कत है, आती नहीं मेरे को। वो फिर अपने रिवाइज कर लेंगे, है ना। कौन सी वाली है आखिरी वाली? तो वही तो है, रेशनलाइजेशन करने वाली। यस सर। आती तेरे को तो, ऐसे बिना काम में घबराता रहता है। खुद से करना एक बार ट्राई। ओके सर। ऐसा नहीं तेरे को नहीं आता, बस तू बहुत टाइम हो गया पढ़े इसलिए लग रहा हुआ। इसमें बेटा एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है तुम्हें। अब तुम खुद से ट्राई करो। एक्स की तो मेरे को ना रास्ते चलते दिख रही है। सर लेवल 1 के सारे क्वेश्चन करने हैं? हाँ कर लो बेटा, है ना। फिर एनटीएससी वाले भी कर लेना। इसमें दो तीन क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी में से, लाइन एंगल के।
सर आप कुछ कह रहे थे, वो एक कनेक्टिविटी चली गई थी। मैं से कह रहा था कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी के पेपर में इसके लाइन्स एंड एंगल्स के, तो फिर तुम्हें एनटीएससी के क्वेश्चन भी सोल्व करनी चाहिए। नकुल, एक्स की वैल्यू फाइंड हुई, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कौन बताएगा? नकुल, गरिमन, कनिष्का, बताओ इनमें से एक्स की वैल्यू कितनी आई? सर 50 कैसे आया 50 डिग्री? बताओ भाई 50 कैसे आया? कनिष्का जी, जेड बन रहा है ना, जेड, जेड बन रहा है, देखो ये, तो जो 50 डिग्री होगा वही एक्स होगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा? 50 डिग्री। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल। गरिमन, ये समझ में आया? ओ गरिमन, आवाज ओके नहीं सर। है, ये आ गया ना? अब क्या तुम्हें एक ये वाली प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल होता है, उसमें दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अगर ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी हो, तो इन दोनों एंगल का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। कि ये चीज पता है? हाथ खड़े करो, किस किस को ये चीज पता है? राइज हैंड। किसान को पता है। नकुल, नकुल को पता है। गरिमन, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी लिखो। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है, जिसको आता हो अब वापस से नीचे कर लो, जिसको नहीं आता है वो लिख लो। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज एक्सटीरियर एंगल। तो दो एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पर? एक्स और वाई। इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 127 के इक्वल। मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 127 डिग्री। एक्स हो गया हमारे पास 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 77 डिग्री। ये आंसर आएगा। एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री कैसे पता लगा? अल्टरनेटिव एंगल से। एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल से पता लगा। अब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सर आपकी वॉइस तो ब्रेक हो रही है। मेरा नेटवर्क आज वीक हो गया। अभी हो जाएगी बेटा थोड़ी सी देर में ना, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ मेरा। सर इनको करने में तो काफी टाइम लग जाएगा, इनमें तो 45 क्वेश्चंस है। धीरे धीरे कर दो, करो, आज ही नहीं करने सारे, धीरे धीरे करना है। एक दिन में 15 क्वेश्चन कर लो तो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सर 20 कर लिए। 20 कंटेंट में तो बहुत सारे छाप दिए। करो, अभी तो 45 मिनट ही हुए क्लास को स्टार्ट हुए। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कनिष्क का आवाज अगर ब्रेकिंग आए तो बता देना फिर से ना, फिर मैं नेट ही चेंज कर दूंगा पूरा। सर अब तो ठीक आ रही है। हाँ, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, क्वेश्चन नंबर 6 है।
placed to parallel placed parallel to each other. ठीक है, an incident ray AB strike the mirror PQ at B. ठीक है, एक AB रे है जो मिरर को कहाँ स्ट्राइक करती है, बी पर। PQ मिरर को बी पर रिफ्लेक्ट करती है। द रिफ्लेक्ट रे the reflected ray move along, हालांकि एनसीईआरटी में से देख के लिख सकते हो, move along the path BC, path BC and strike the mirror RS at C, and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. एक PQ मिरर है हमारे पास। सर इसकी स्टेटमेंट मैंने भी पूछनी थी। हाँ देख लो, एक RS मिरर है, एक AB मिरर है, AB रे है जो PQ से टकराकर RS पर टकराती है और BC पाथ पे जाती है। BC पाथ से टकराकर CD रे बन जाती है। ये क्वेश्चन है और हमें क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल CD प्रूव करना। देखो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन में हमारे पास कि PQ पैरेलल RS, PQ RS के पैरेलल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AB और CD के पैरेलल प्रूव करना है। तो इसमें ना हमें ये वाला एंगल, देखो उसका रफ डायग्राम बता देता हूँ क्या करना है, कि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल कर देना है। अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तुम खुद से देखो कि कौन सा शेप बन रहा है, जेड बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। तो अगर दो एंगल आपस में अल्टरनेटिव होते हैं उसका मतलब है कि वो दो लाइनें पैरेलल हो रही होगी। अगर ये दोनों एंगल ग्रीन वाले हम इक्वल कर देते हैं इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एंगल इक्वल है। इक्वल का मतलब अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव का मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हो रही। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, बी से परपेंडिकुलर आ रही है। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो इसको एंगल 1 बोल देंगे, इसको एंगल 2 बोल देंगे। इसी तरह से इसके भी दो पार्ट कर दो, यहाँ वाली के बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट नहीं करे, आधे आधे नहीं करे, अलग अलग करा। इसको एंगल 3 बोला, इसको एंगल 4 बोला। ऐसे 4 नाम दे दिए।
ठीक है, लिख लो इसको आराम से। अभी देखो कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या आपस में इक्वल होंगे? पहले चलो वो वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। 1 और 2 क्या आपस में इक्वल होंगे? तो फिजिक्स में क्या होता है कि अगर कोई रे टकराती है, रे स्ट्राइक करती है और वापस लौटती है, और उसके बीच में से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो जो इंसिडेंट एंगल होता है ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल इक्वल होते हैं। एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। रोहन बेटा लेट ज्वाइन किया आज तुमने? क्या होता है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, है ना? ये क्या होता है? मिरर का कंसेप्ट होता है कि अगर हमारे पास एक मिरर है और उसमें कोई एक रे इंसिडेंट होती है और वापस से अगर रिफ्लेक्ट होती है ना, तो उन दोनों हाँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इनके बीच में एंगल डाल दो, एक एंगल 1 और एक एंगल 2, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल इक्वल होंगे। फिजिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी तो वही है कि यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा। सेम कंसेप्ट लगा देंगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या है? इक्वल इक्वल है। ठीक है, एक बात भी समझ में आ गई। दूसरी बात, अब देखो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, एकदम परपेंडिकुलर लाइन है तो 90 डिग्री बन रहा होगा। इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा। अगर मैं इसको m लिखता हूं तो बी एम वाली लाइन, और अगर हम इसको n लिखते हैं तो सी एन वाली लाइन, दोनों लाइनें आपस में क्या होगी बेटा? ये परपेंडिकुलर होगी और साथ के साथ पैरेलल भी होगी। आपस में एक दूसरे के क्या होगी? दोनों लाइनें पैरेलल होगी। ठीक है, बी एम और सी एन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। परपेंडिकुलर तो आर एस के होगी। ये चीज समझ में आ रही है? बी एम और सी एन आपस में पैरेलल होगी। अब पैरेलल होती है दो लाइनें, है ना? कौन कौन सी? यहाँ पर बी एम पैरेलल सी एन। तो ये एंगल 2 और एंगल 3 ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे सर? क्योंकि देखो एक जेड बन रहा है ये वाला, ऐसे करके जेड बन रहा है, ऐसा जेड बन रहा है ये वाला। इसको घुमा देंगे, अगर रोटेट कर देंगे तो ऐसे ऐसे दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेटिव एंगल। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले मैंने क्या करा? कुछ नहीं करा, सिंपल फिजिक्स का कंसेप्ट लगाया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, यहाँ एंगल नहीं लिखा, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या लगाया कि बीएम और सीएन आपस में पैरेलल है, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे? अल्टरनेटिव एंगल होंगे, मतलब दोनों आपस में इक्वल इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूव करना था कि पूरा एंगल 1, ये पूरा ए बी सी और बी सी डी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देखो बेटा, हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूफ भी लिख देते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी डी के इक्वल होना चाहिए। बी सी डी के इक्वल होना चाहिए। एंगल ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी डी के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए बी सी कितना है अपने पास? एंगल ए बी सी के दो पार्ट है। एंगल ए बी सी के कौन कौन से दो पार्ट है? एक तो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 2। क्यों कर दिया हमने ऐसा? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल। समझ में आ रहा है? एंगल ए बी सी
इज इक्वल टू बन जाएगा 2 एंगल 2, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। अब हमें BCD पता करो है ना, ABC तो पता कर लिया, BCD निकालते हैं। एंगल BCD किन दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है भाई, देखो ध्यान से। BCD किस किस से मिलकर बना हुआ है, BCD मिलकर बना हुआ है एंगल 3 और एंगल 4 से, है ना, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है BCD। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 3 प्लस एंगल 4 की जगह भी एंगल 3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 3। यहाँ पर है ना एंगल 1 1 लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 इक्वल है तो आराम से लिखा जा सकेगा। यहाँ भी 1 लिखते हैं। अब यहाँ से फिर लिखो कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1 है, तो एंगल BCD को मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल 1। इसको लिख दो इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को दोनों को देखो, इधर भी 2 एंगल 1 आ रहा है, राइट साइड इधर भी 2 एंगल 1 आ रहा है, तो लेफ्ट वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ABC इज इक्वल टू BCD इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ABC इज इक्वल टू BCD इक्वल, इसका मतलब AB पैरेलल CD, ये आंसर। थोड़ा सा याद करने जैसा क्वेश्चन है, फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या था कि हमें AB और CD पैरेलल आनी, मतलब ये पूरा पूरा एंगल है, ये इक्वल आना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आना। तो पहले इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। क्यों एंगल होंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होते हैं। फिर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 2 3 के इक्वल कर दिया, ये गलत लिखा है, यहाँ पे काटो भाई, 2 3 के इक्वल होगा। क्या क्या करता जा रहा हूँ है ना, 2 3 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी 2 2 लिखो, पहले सही लिखा था, काट दो एक बार फिर से। जो लिखा वो भी ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा सा कंफ्यूज में आ जाओगे तुम। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है। अब हमें क्या प्रूव करना था कि ABC BCD के इक्वल होना चाहिए। तो ABC किन किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है, 1 और 2 से। इसी तरह से BCD किन किन से मिलकर बन रहा है, 3 और 4 से। तो ABC में लिख दिया हमने एंगल 1 और एंगल 2। अब एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 1 के इक्वल, है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल 2 हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 BCD हो गया, और एंगल 4 भी एंगल 3 के इक्वल है, तो 2 एंगल 3 हो गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल थे। क्यों इक्वल थे भाई, यहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल थे। तो एंगल 3 की जगह एंगल 2 पुट कर दो। अब ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 राइट साइड में इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट साइड में भी इक्वल आएगी। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल हो। ठीक है, चलो स्क्रॉल इधर से कर देता हूँ मैं, लिख लो तुम आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अभी कंप्लीट नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो फिर इसके बाद वो 4 5 वाला कर लेते हैं स्टार्ट, है ना, इसके बाद वाला। यस सर, लीनियर इक्वेशन कर लेंगे पहले। हाँ लीनियर इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन में ना कुछ कुछ कंसेप्ट्स उसके भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो यूज आएगा आएगा, वही है लीनियर यस इक्वेशन। सर। और जैसे तुम आगे की कक्षाओं में क्लासों में जाओगे ना, तो बहुत आसान लगेगा, ये तो फिर कुछ भी नहीं है। अभी तो पढ़ाने में ना थोड़े से आलस से आते हैं कि यार ये अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है, वो अलग है, जबकि तो सारी चीजें एक ही है। पढ़ तो कोऑर्डिनेट ही पढ़ रहे हैं ना अपन, सब कुछ एक ही पढ़ रहे हैं।
अब उन्होंने तुम Yes, sir. छोटे बच्चे हो तभी थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया उन्होंने, ताकि तुम्हें आसान लगे चीज। कनिष्का जी लिख लिया ये वाला? यस सर। रोहन बेटा क्या डाउट आ रहे हैं तुम्हें, बताओ, कोई डाउट्स आ रहे हैं मैथ्स में, कोई दिक्कत आ रही हो? ओ रोहन, बोलते नहीं हो तुम तो यार, बोला करो बेटा, बोला करो, बोलना बहुत जरूरी है। और कोई डाउट आए तो मैसेज करा करो कि सर ये डाउट है। चलो 6.3 वाले एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पहले ना कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या इसका कंसेप्ट है कि इसमें अगर एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है, तो जो साइड, जो एंगल बड़ा है, माना कि यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री है, ये वाला 100 डिग्री का है, और ये वाला हमारे पास 50 डिग्री का है, ठीक है। तो जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। अब जैसे 50 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी आ रही है? ए बी आ रही है। 100 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है? 100 डिग्री के अपोजिट साइड बी सी आ रही है। 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है? ए सी आ रही है। तो तुम बताओ क्या कंसेप्ट है? बस इतना सा कंसेप्ट है कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, और जो साइड ग्रेटर होती है उसके अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है, दोनों तरफ से ही है। अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड ग्रेटर होगी, अगर ग्रेटर साइड है तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है बच्चों। तो तुम इसमें बताओ कि सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी? बीसी होगी, ए बी होगी, एसी होगी? नकुल, सब AC सर, AC एसी सबसे बड़ी है सबसे छोटी? सर सबसे बड़ी। नहीं, एसी कहाँ आ रहा? 100 डिग्री के सामने। 100 डिग्री के सामने कौन सी साइड आ रही है? सर BC। बीसी आ रही है, तो सबसे बड़ी तो बीसी होगी ना। सबसे बड़ी अच्छा कौन सी सर। होगी? बीसी होगी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा एंगल बीसी आ रहा है। उसके बाद कौन सी होगी उससे छोटी? ए बी। देखो ऐसे 100 डिग्री लिख लो, 50 डिग्री लिख लो, और 30 डिग्री लिख लो। अब 100 डिग्री के अपोजिट साइड कौन से आ रहा है? 100 डिग्री के अपोजिट साइड बीसी आ रही है। 50 के अपोजिट साइड, 50 के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है? ए बी आ रही है। 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा आ रहा है? एसी आ रहा है, तो यहाँ एसी लिखते है ना। अब बीसी सबसे बड़ा हो गया, ए बी सबसे बड़ा हो गया, इस तरह से साइन लगाने। ये जिधर मुंह खुला होता है ना, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो बड़ा होता है। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, कौन बड़ा है? 5। तो 5 की तरफ मुंह खोलना है इसका, ऐसे आ करके ना डालते हैं ना, ऐसे शेर की दहाड़, वो सबसे बड़ा होता है। जो बड़ा होगा तभी तो जाएगा अंदर, ठीक है बच्चों। आसान सा था कंसेप्ट, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पता नहीं अभी काम आएगा नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद काम भी आ सकता है ना। इसमें तो लग नहीं रहा है इसमें काम आए, ट्राएंगे, देखते हैं आगे चल के। पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में तो आ नहीं रहा है काम। पहले क्वेश्चन में ना डायग्राम बनाता हूँ मैं। टी क्यू आर पी एस 130 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना है पी आर क्यू, हमें आर एंगल निकालना है। कितना आसान सा है देखो।
ये बताओ भाई, ये वाला 130 डिग्री और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे ब्लू कलर का, अगर हम इसको x लिख लूं तो? गरिमन, गरिमन ये दोनों एंगल कौन से होंगे? रोहन तुम बताओ, क्या अल्टरनेटिव होंगे, क्रॉसपोंडिंग होंगे, लीनियर होंगे, कोइंटीरियर होंगे? कौन बताना चाहता है? x और 130 डिग्री। नहीं आ रहा किसी को भी? नकुल, सर क्या क्वेश्चन है? सर लीनियर। फिर बोल क्यों नहीं रहे? x प्लस 130 डिग्री क्या होगा? ये लीनियर पेयर होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास? 50 डिग्री। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। अब कनिष्का जी, मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर? कि ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, उन दोनों इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहां से बताओ कि x प्लस आर, x प्लस आर, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, मतलब 110 डिग्री के इक्वल होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो x कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 डिग्री। यहां से r कितना हो जाएगा हमारे पास? r हो जाएगा 60 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तुम खुद से भी करा करो यार, तुम खुद से नहीं करते क्वेश्चन, खुद से ट्राई मारा करो, तब जाके थोड़ा जल्दी होंगे। मेरे भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा तुम करा करो। इसमें करा क्या हमने? कुछ नहीं करा, कि दोनों r निकालना था, तो अंदर वाले का सम इन दोनों का मिलाकर कितना होने वाला था? 180। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 50 आ गई। अब फिर सम ऑफ इंटीरियर प्रॉपर्टी लगा दी कि टू इंटीरियर का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, लिखो फिर सेकंड करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। if YO and ZO are the bisectors of XYZ and XZY, respectively, triangle XYZ. Find OZY and YOZ, ये दो एंगल पता करो। इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम गिवन है कि XYZ एक ट्राइंगल है, इसमें O एक बीच में पॉइंट है, जो YO और YZ इसको बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, Y और YZ क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये एंगल A है, ये भी A है, ये B है, ये भी B है। अब X वाला कितना गिवन है हमारे पास? 62 डिग्री गिवन। एक्स वाई जेड कितना है? 54 डिग्री गिवन। तो हमें पता करना है OZY। OZY का मतलब, OZY का मतलब एंगल B पता करना है। YOZ का मतलब ये वाला एंगल पता करना है। तो बहुत आसान सा है। कितना आसान सा है देखते हैं।
देखो एंगल x कितने डिग्री का है, 62 डिग्री का। एंगल y कितना गिवन है इन्होंने, y इनके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ए जेड, ये पूरा एंगल कितना गिवन है इनके पास, 54 डिग्री का। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग कितना गिवन है, a प्लस ए मिलाकर 2a के इक्वल है। ये बात समझ में है ना तुम्हारे पास कि a और a भी तो क्या है, एक्स वाई जेड ही है। और एंगल जेड हमें पता है निकालना है कितना है, लेकिन किसके इक्वल है, b प्लस बी, 2b के इक्वल है एंगल जेड। ठीक है, अब तुम इसमें क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, मतलब एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 62 डिग्री, प्लस y की वैल्यू है 54 डिग्री, प्लस z हमें फाइंड करना है। इन दोनों का सम कर दो, ये हो जाएंगे 6116 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 116 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 4, ठीक है, 664 डिग्री आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि एंगल z 64 डिग्री आया, तो b कितना आएगा, b बता सकते हो, b बताओ भाई। एंगल z किसके इक्वल है हमारे पास, 2b के इक्वल है। एंगल z की जगह पर क्या लिख देंगे, 2b इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है गरीमन, तो b इज इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा, 32 डिग्री। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। और a इज इक्वल टू कौन बताएगा, a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू वैल्यू पता करो, a कितना आया। ये वाला b तो पता कर लिया अपन ने कि 32 आया, a कितना आया गरीमन, गरीमन कहाँ चला गया तू, कैमरा बंद करके माइक बंद करके, फिर कैसे समझ में आएगा तेरे को। गरीमन ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं है ना कहानी। चलो ए कैसे निकाले नकुल, कि 54 डिग्री इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, 2a था, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। गरीमन कहाँ चला गया था तू, अब a 27 डिग्री आ गया। अब तुम इस चीज को ध्यान से देखो कि अंदर एक x, ये वैल्यू निकालनी है अपने को, y o z है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल o है, तो इसके अंदर फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्या कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी किस किस में लगाएंगे, एंगल O प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें O की वैल्यू निकालनी है, Y O Z की वैल्यू निकालनी है, B तो निकल गया ना अपना, B तो 32 आया। अब A की वैल्यू तुमने निकाल दी इधर से 27, A कितना आ रहा है 27, B कितना आ रहा है 32, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो।
121 डिग्री आ जाएगा। एंगल ओ कितना आ जाएगा? 121 डिग्री। 180 में से 59 माइनस करेंगे तो 121 डिग्री आ जाएगा। जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था ना वो इस वाले एक्सरसाइज में नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में निकलेगा वो है ट्राइंगल वाले चैप्टर में। जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था ना कि बड़े वाले साइड के सामने बड़ा वाला एंगल आता है, एक्चुअली वो ट्राइंगल में है वो। चलो थर्ड वाला करो। ये आसान आसान से क्वेश्चन, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे इनके। एक लाइन ये है और एक लाइन है, पैरेलल लाइन है। ए बी और ई डी, ये पैरेलल लाइन है, और यहाँ से इसको सी से मिला देंगे। ये एंगल है वो 35 डिग्री का है और ये 53 का है। ये पूछा गया हमसे एक्स। ये फाइंड करना है। ए बी पैरेलल डी ए। लिख लिया। अब ये ई वाला एंगल कितना हुआ? चलो ई वाला एंगल बताओ, कौन बताएगा? ए बी और डी ई पैरेलल है, ध्यान से देखो ई वाला कौन सा एंगल होगा? ये जेड बन रहा है यहाँ से 35। 35 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ई किसके इक्वल होगा? 35 डिग्री के। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल होगा। ठीक है, ई कितना हो गया भाई बच्चों? 35 डिग्री हो गया। अब हमें एक्स निकालना है, तो इसके अंदर ट्राइंगल सी डी ई के अंदर क्या लगा देते हैं अपन? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्या क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। सर ये 23 क्वेश्चन ही आ रहा। तो मैं बता दूंगा ना, तुम फोटो खींच के भेज दो। मेरे पास एक्चुअली ओके ना सर। मॉड्यूल भी नहीं है अभी। ओके सर, फोटो खींच के भेजता हूँ। तो 92 डिग्री आ जाए, मैं भेज दूंगा। अभी तुम्हें स्किप करते जाओ, जो जो आ रहे हैं ना बस वो कर दो। सर वो बाद में भी जिसके अंदर आपका नंबर है वो अभी वो वाला फोन है नहीं, तो बाद में भेज दूँ आपको? बाद में भेज देना ना। ठीक है सर, थैंक यू। गरिमन ये वाला आया समझ में? रोहन यस सर। जस्ट 1 मिनट। हेलो, हाँ जी मैम, मैंने कट कर दिया था ना मैम, कॉल कट कर दिया था मैम। बताइए, कुछ काम था? मैम मैंने ना आज ही डू नॉट डिस्टर्ब का वो डाल रखा था, रजिस्टर। हाँ भाई करो अब, है ना?
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहाँ चले गए बच्चे भाई? क्या हुआ? कहाँ गए बच्चे?